बिहार आंदोलन के दो प्रमुख किरदार माने जाते हैं। एक तो छात्र और युवा, और दूसरे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अपने आप में एक फैक्टर था कि वो अगर नहीं जुड़ते तो बिहार आंदोलन नहीं होता, और युवा और छात्र अगर नहीं जुटते तो बिहार आंदोलन नहीं होता। लेकिन इन दोनों का दो बैकग्राउंड, दो सोच थी जो बिहार आंदोलन में एक जगह मिली। तो बिहार आंदोलन की स्पिरिट समझने के लिए दोनों को समझना चाहिए। बिहार के युवकों और छात्रों के बारे में या बिहारियों के बारे में आमतौर पर यह कहा गया कि भाई इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, ये जहाँ जिस चीज़ को सही पाते हैं पूरा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी रहते हैं, तैयार रहते हैं। उदाहरण में लोग जैसे महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, तो वो बिहार से ही शुरू हुआ। भूदान आंदोलन विनोबा जी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में ही उनको प्रतिदान मिला। भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान था तो बिहार में ही सबसे ज़्यादा तीव्र आंदोलन हुआ। नमक सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का पहला था, वो भी सबसे तीव्र बिहार में हुआ था। तो बिहार के लोगों की एक खूबी विनोबा जी ने भी एक लिखा है कि इनका हृदय काफ़ी विशाल है और भरोसा जम गया तो वे पूरी तरह साथ देते हैं। तो वही बिहार आंदोलन के समय छात्रों ने, युवकों ने और फिर बाद में तो बिहार की जनता ने भी उसी चरित्र को दिखाया कि जयप्रकाश जी पर इनका भरोसा जम गया तो फिर उन्होंने जो कुछ कहा उसको उस तरह से काम करना, उसको सही ठहराना और जेल जाना या अन्य भी जो भी त्याग देने करने की ज़रूरत है वो सब के लिए कभी कोई इन लोगों ने कंजूसी नहीं की। लेकिन जयप्रकाश जी एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं हमारे देश में। आज़ादी के पहले से भी वो गांधी जी के विचारों से असहमत होते हुए भी आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के नेतृत्व के अंदर काम करते रहे कि भाई आज़ादी के बाद जब देश बनेगा तो एक समाजवादी देश बने। कांग्रेस समाजवादी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के नेता कई थे जो समाजवादी थे और उस धारा को मजबूत बनाने के लिए जयप्रकाश जी पूरा काम कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर के। वो नेहरू जी के सेक्रेटरी भी रहे और गांधी जी ने इस बात को पहचान करके, वो भी गांधी जी चाहते थे कि जो समाजवाद है जिसका सार है कि आप समता हो लोगों के बीच, ये ज़रूर होनी चाहिए। तो जेपी, डॉक्टर लोहिया वगैरह वगैरह जो थे, कृपलानी या एसएम जोशी वगैरह, इन लोगों ने जो अलग एक अच्युत पटवर्धन, कई नाम थे, तो एक अलग समाजवादी पार्टी बनाई। उसको गांधी जी ने अनुमति दी कि ठीक है, कांग्रेस के अंदर आप एक गुट बना के रह सकते हैं। कई लोगों ने विरोध किया इसका, पटेल ने विरोध किया, लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में थे, नेहरू जी भी समर्थन में थे। तो इन लोगों ने अलग एक समाजवादी पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर। उसका उद्देश्य यही था कि कांग्रेस का लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करने के बाद समाजवाद का कैसे होगा। आज़ादी के बाद जेपी को लगा कि भाई कांग्रेस तो नेहरू के नेतृत्व में काम कर रही है, नेहरू ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं, डेमोक्रेट हैं, लेकिन समाजवादी कदमों को उठाने में वो कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस से अलग हो गए ये लोग और अलग से काम करने लगे कि जो भी सरकार है हम लोग उसको प्रेशर डालेंगे सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से कि पार्लियामेंट में जो निर्णय आदि हो उसमें समाजवाद मुखर रूप से सामने आए। फिर इनको लगा कि ये तो दलबंदी में कुछ हो नहीं पाता है, 10 पार्टियां हैं, पार्टियों का ध्यान चला जाता है टिकट लो, जीतो, जीत के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतो और तब काम करो। सीटें जीत गए, हार गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह की एक मानसिकता बन जाती है। और कई अन्य कारण थे, तो इन्होंने दल को छोड़ दिया। और महात्मा गांधी ने जो एक प्रस्ताव रखा था कि भाई कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए और कांग्रेस एक नए रूप में खड़ी हो, लोक सेवक संघ के रूप में, जो जनता के बीच फैल जाए गांव-गांव में और गांव के लोगों को मजबूत बनाए कि गांव के लोग जो भी सरकार है उस पर कंट्रोल रखने का काम, नियंत्रण रखने का काम करें। तो इस रूप में कांग्रेस काम करे देश भर में। लेकिन गांधी जी की इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो विनोबा जी जो उनके दूसरे
आध्यात्मिक शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और देखा कि भाई अहिंसा के रास्ते से अगर हमने आज़ादी की प्राप्त करने में एक अहिंसा की बड़ी भूमिका रही है, तो देश को बनाने में भी अहिंसा की बड़ी भूमिका कैसे रह सकती है। तो भूमि का मुद्दा एक था इस देश में जो आपस में मर कट जाने का और हिंसक संघर्ष का एक मुद्दा बड़ा था। तो उन्होंने भूमि समस्या को अपने हाथ में लिया और भूदान आंदोलन शुरू किया। तो जयप्रकाश जी को लगा कि ये इसमें जो जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा काम हो सकता है अहिंसात्मक तरीके से। और तब जयप्रकाश जी उसमें शामिल हो गए और कहा कि मैं अपना जीवन दान करता हूँ इस सर्वोदय आंदोलन को। और गांधी जी को तो मैं उनके जीते जी नहीं समझ सका, लेकिन मरने के बाद मैंने अब समझा है कि गांधी जी की अहिंसा और जो ग्राम गणराज्य आदि की बात थी वो कैसे सही थी। उनका ये भी कहना था कि अगर गांधी जी जीवित रहते मैं अगर समझ जाता तो देश का इतिहास कुछ और रहता। तो खैर, तो जयप्रकाश जी पार्टियों से होते हुए एक निर्दलीय धारा से जुड़े और समाज को आमूल चूल कैसे बदला जाएगा, सर्वोदय के इस विचार पर काम करने लगे। 20 साल तक उन्होंने काम किया लगातार, लेकिन उनको हमेशा लगता रहा कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरह से अपनी दिशा में जा रही है, हम लोग के काम का कोई असर नहीं होता है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ इकट्ठा हुआ, कुछ संगठन बना, कुछ बात हुई, एक चुनाव आता है तो सारी चीज़ें धुल जाती हैं, लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के पास एक मुसहरी ब्लॉक, पास नहीं, मुजफ्फरपुर शहर मुसहरी ब्लॉक के अंदर ही उस समय था, तो मुसहरी ब्लॉक को चुना। वहाँ कुछ नक्सलवादी गतिविधियाँ बढ़ रही थी और सर्वोदय के जो कार्यकर्ता वहाँ काम करते थे उनको उन्होंने धमकी दी थी कि आप लोग काम छोड़ के भागिए यहाँ से। तो जयप्रकाश जी ने इसको चुनौती मानी कि ये हिंसा की चुनौती है और हम लोग अहिंसा की बात करते हैं तो जाके काम करना चाहिए, और नक्सलवादी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनका रास्ता गलत है। तो सही रास्ते से कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने सर्वोदय के रास्ते उस काम को करना शुरू किया। लेकिन 2-3 साल सघन काम किया उन्होंने। उसमें उनको और एहसास हुआ कि जिस तरह से स्ट्रेटजी सर्वोदय की है, ग्राम स्वराज्य की या न्यायपूर्ण समाज बने, वो स्ट्रेटजी कामयाब होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरा उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था, तो कैंसर का इलाज आवश्यक था। तो उन्होंने 1 साल की छुट्टी ली और कहा कि अब मैं 1 साल के बाद, छुट्टी के बाद जब मैं फिर सामाजिक काम शुरू करूँगा तो वो काम यही होगा, लेकिन तरीका बिल्कुल दूसरा होगा। क्या तरीका होगा वो मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन ये तरीका नहीं होगा, ये पक्की बात है। और छुट्टी के बाद 73 में जब उनकी पत्नी का निधन हो गया, तब उन्होंने एक नए तरीके से काम शुरू किया। और उनकी नज़र थी, कई अनुभव उनको आए बांग्लादेश युद्ध के समय भी, शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनका जो रिश्ता था उसमें इंदिरा जी का जो रिस्पांस था, उस सब कारणों से भी, और कई अन्य सबूत थे जो उनको लगता था कि देश की सत्ता अब तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। जुडिशरी में कौन रहेगा नहीं रहेगा ये प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार होता था। फौज का कौन प्रमुख बनेगा ये प्रधानमंत्री उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, आदि आदि अनेक कदम इंदिरा जी ने उठाए थे। विरोधियों को बिल्कुल उन्होंने पस्त कर दिया था। तो विरोधी पस्त हो गए और ये सारी जो संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी वो सब में एबरेशन आ रहा था। तो ये हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और ये देश को के में जो भी लोकतंत्र है उसको बचाना आवश्यक है। ये उन्होंने इस पर प्लैंक पर काम शुरू किया। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, फिर वो बात मैं आगे कहूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे विपक्षी दल के नेताओं से बात की, जो विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, उन लोगों से बात की। कुलदीप नैयर का उसमें एक प्रमुख स्थान था जो जेपी के साथ खड़े रहे। लेकिन जेपी का कहना था कि कोई अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, कि जैसे सोने की कुर्सियों पर बैठे हैं, यानी एक सुख सुविधा की जगह पर बैठे हैं, उस जगह को छोड़ के हम सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएं, या सत्ता के खिलाफ खड़े हों, भले ये मेरी कुर्सी जाए या हमारी संपत्ति जाए, ये तैयारी किसी की नहीं है। तब मुझे लगा कि अब लोकतंत्र को बचाना है तो युवा ही बचा सकते हैं।
तो इस देश के छात्र युवा इनको उन्होंने ललकारा। और एक यूथ फॉर डेमोक्रेसी, विनोबा जी के आश्रम में ही एक सम्मेलन था सर्वोदय का, वहीं आश्रम ही बैठकर उन्होंने पवनार में यूथ फॉर डेमोक्रेसी नाम से अपील जारी की देश के युवकों की कि भाई अब डेमोक्रेसी खतरे में है और इसको बचाने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। अब नेताओं का भरोसा, बुद्धिजीवियों का भरोसा छोड़िए, और आप नहीं आगे आएंगे तो देश जो है तानाशाही में गिर जाएगा। तो इसको जगह जगह युवक, चूँकि जेपी का एक नाम था, जेपी हजारीबाग जेल से कूद करके निकले थे और अंग्रेज़ों से लड़े थे, तो ये एक ग्लैमर भी था उनके साथ। फिर सारी पार्टियों को छोड़ करके एक सत्ता की होड़ से अलग उन्होंने सामाजिक काम किया, तो एक निस्वार्थ व्यक्ति है, इस तरह की एक इमेज थी। तो युवकों ने उनको रिस्पॉन्स करना शुरू किया। पहले गुजरात में हुआ, लेकिन गुजरात, चूँकि जेपी गुजराती नहीं थे, वो मानते थे कि गुजरात के युवकों का नेतृत्व गुजरात के ही लोग करें। गुजरात के नौजवान भी जेपी से कोई खास परिचित नहीं थे, जिन छात्रों ने शुरू किया था। तो वहाँ जेपी गए और कहा कि भाई मेरा समर्थन है, लेकिन मैं नेतृत्व नहीं करूँगा। नेतृत्व के लिए वहाँ जो सर्वोदय के नेता हैं या आपके नेता हैं, उनको आप ले सकते हैं। हरिशंकर, एक रविशंकर महाराज थे गुजरात के बहुत नेता, उनका नाम उन्होंने कहा था कि ये जो कहे उस तरह से आप काम बढ़ सकता है। लेकिन आप मुख्यमंत्री के इस्तीफ़ा की बात करते हैं, चिमन चोर, चिमन भाई मुख्यमंत्री थे, तो चिमन चोर एक नारा था। तो ये अगर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर आगे क्या होगा? आगे तो फिर चिमन चोर की जगह कोई और आएगा, वो भी वही सब करेगा, चोरी नहीं करेगा, लेकिन नियम कानून, लाल फीता शाही, ये सब तो वही रहेगी। तो बदलाव क्या होगा? इस पर आप सोचिए। तो ये सब सवाल खड़ा करके वो आए थे। तो उसी समय बिहार के छात्र भी अपने को ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है, उसके खिलाफ कुछ किया जाए, क्योंकि अलग अलग दलों के स्टूडेंट यूनियन थे, तो वो स्टूडेंट यूनियन आपस में ऑर्गेनाइज हो रहे थे। कुछ कांग्रेस विरोधी भावना भी थी कि कांग्रेस को कैसे सत्ता से हटाया जाए। तो 18 मार्च को उन्होंने बिहार विधानसभा का घेराव किया छात्रों ने, लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया। गोली भी चली, कुछ लोग मारे भी गए, और एक जिसको पाओ गिरफ्तार कर लो। तो छात्र नेताओं में एकदम एक दहशत छा गई। तो ये लोग जयप्रकाश जी के पास है कि भाई अब आपने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का कॉल दिया था, अब हम लोग आगे आए हैं, आपके कॉल को ही सुन करके आए हैं। क्योंकि उसके पहले जयप्रकाश जी की एक मीटिंग पटना के सीनेट हॉल में हुई थी, जिसमें छात्र नेता सब उपस्थित थे। तो कहा कि उसमें जो आपने कॉल दिया था, उसके आधार पर ही हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। तो अब इस तरह का माहौल है, अब क्या करें हम लोग? तो प्रायः तो लोग अंडरग्राउंड भाग गए थे, लेकिन कुछ नेता जो जेपी के संपर्क में थे, एक गांधी पीस फाउंडेशन पटना में हुआ करता था, तो उसके भवेश जी एक इंचार्ज थे, तो उनके संपर्क में लालू प्रसाद और वशिष्ठ नारायण आदि कई लोग थे। तो इन लोगों ने फिर उनके माध्यम से जेपी से संपर्क किया, जेपी के साथ मुलाकात हुई। तो जेपी ने कहा कि 2 शर्त आप मानिएगा तो हम सोच सकते हैं। 2 शर्त में एक शांतिमय आंदोलन होगा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, इस शर्त को अगर मानिए तो ठीक है। दूसरा कि ये निर्दलीय रहेगा, कोई भी इसमें दल शामिल नहीं होगा। आप लोग युवा हैं, स्टूडेंट छात्र संघ के हैं, विभिन्न दलों के, तो रहिए, लेकिन इस आंदोलन में जब आप काम करेंगे तो निर्दलीय रह करके ही काम करें, यानी आंदोलन के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, न कि अपने दल को। तो छात्र नेताओं के सामने और कोई उपाय उस वक्त नहीं था, क्योंकि सरकारी दमन चक्र तेज चल रहा था और ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जेपी की बात मान ली, कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे ये दोनों शर्त हम लोग मंजूर करते हैं और आपके साथ रहेंगे। फिर जेपी का जो उनके साथ व्यवहार रहा और जिस तरह से उन्होंने उनका संरक्षण किया, तो वो सब जयप्रकाश जी के साथ आ गए और फिर आंदोलन शुरू हुआ इनके नेतृत्व में। तो पहला जो कार्यक्रम जेपी ने लिया कि भाई आज से मेरा नेतृत्व शुरू होता है, इसको एक प्रदर्शित करने के लिए, तो कुछ गोलीकांड छात्रों पर किया गया था। गया जिले में हुआ था, कोई 4 जगहों पर हुआ था।
तो ये जो दहशत थी, तो उस दहशत के खिलाफ 8 अप्रैल तारीख थी। ये 18 मार्च को इन लोगों ने शुरू किया था। 23, 24, 25 मार्च को जेपी के साथ बातचीत हुई और फिर 8 अप्रैल को जेपी ने कार्यक्रम घोषित किया कि सिर्फ 75 लोग हमारे साथ आएंगे और 75 लोग ऐसे रहेंगे जो किसी दल में नहीं हैं और शांतिमय अहिंसा के मूल्यों को मानने वाले हैं। तो प्राय सर्वोदय के उनके साथी और कुछ समाजवादी साथी जो दल में नहीं थे, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु उसमें आते हैं, नागार्जुन थे या नहीं याद नहीं है, लेकिन ऐसे लोग, कुछ बुद्धिजीवी और सर्वोदय कार्यकर्ता, वो उस जुलूस में शामिल आए। 75 लोगों की गिनती हुई। कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो बिहार आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री बने, वो भी चाहते थे कि हम भी इस जुलूस में शामिल हों, तो उनको बीजेपी ने इनकार कर दिया कि आप नहीं शामिल हो सकते हैं क्योंकि आप एक दल के नेता हैं। तो ये निर्दलीय और शांतिमय आंदोलन है। तो उस मौन जुलूस, और वो जुलूस भी मौन रहेगा, तो वो मौन जुलूस शुरू हुआ 75 लोगों के साथ, लेकिन उसका ऐसा प्रभाव पड़ा लगा कि जैसे सारा पटना उस मौन जुलूस के पीछे चलने लगा और ऐसी शांति थी। मौन जो था वो केवल आदमी ही मौन नहीं था, उसमें लगता है कि कुत्ते भी मौन हो गए थे। कुत्ते भी भौंकना बंद कर दिए थे और सारे लोग जो छत पर से देख रहे थे सब चुप थे। एक अद्भुत नज़ारा वो था। तो वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई और मकसद आंदोलन का, छात्रों ने तय किया था कि ये महंगाई मिटेगी, भ्रष्टाचार हटेगा, शिक्षा में परिवर्तन करो, हॉस्टल की फ़ीस बढ़ गई थी तो उसको घटाओ, मेस में खाने का शुल्क कम हो। लेकिन जेपी के मन में तो एक दूसरी ही बात थी कि ये तानाशाही का मुकाबला कैसे करना है। इस युवा शक्ति को उन्होंने तो डेमोक्रेसी के लिए खड़ा किया है। तो फिर ये जेपी के नेतृत्व की खूबी थी कि ये छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार महंगाई से शुरू हुआ, लेकिन ये जन आंदोलन में बदल गया और पार्टियां भी इसमें शामिल हो गईं, लेकिन निर्दलीय भूमिका को अपना करके। और इस आंदोलन का उद्देश्य संपूर्ण क्रांति घोषित किया उन्होंने। ये जो सारा बदलाव जब तक नहीं होगा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए या शिक्षा में परिवर्तन के लिए आपको एक समग्र परिवर्तन की ज़रूरत है, एक संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है, तभी ये बातें सुधर सकती हैं। तो एक संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में, जन आंदोलन में वो चीज़ बदल गई। और फिर तो मैं चूँकि पहले से जयप्रकाश जी के साथ काम कर रहा था, विनोबा जी के आंदोलन में काम कर रहा था, तो उनसे परिचय था ही। और ये सब बातें जो उनकी थीं, तो काम करते करते हम लोग भी महसूस करने लगे थे। सहरसा ज़िले के गांव-गांव में मैं करीब हर गांव में गया हुआ हूँ, पद यात्रा में या फिर गांव के संगठन को बनाने में। तो हम लोग को भी लगता था कि भाई ये संगठन बनाते हैं, फिर हम जब चले जाते हैं संगठन ख़त्म हो जाता है। जब आते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग हाँ 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 करते हैं क्योंकि बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, अकाट्य हैं। लेकिन जब हम चले गए तो फिर वो अपनी रोजी रोटी और जो संघर्ष है आपस का, ईर्ष्या द्वेष, उस समय फंस करके बातें ख़त्म हो जाती थी। तो इससे कैसे होगा, ये सब दिमाग में बात उठती थी। तो जब जेपी ने लिखा था कि मैं 1 साल के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, जब आऊँगा तो यही काम करूँगा लेकिन दूसरी तरह से, तो हम लोग भी सोचने लगे थे कि वो दूसरी तरह क्या होगा। हम लोग तो कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन शायद तो जयप्रकाश जी ने जब ये सब शुरू किया तो हम लोग साथ हो गए। तो हो सकता है ये दूसरी तरह इसमें से रास्ता निकले। जहाँ मैं काम करता था, सहरसा ज़िले का राघोपुर प्रखंड है, छोटा कस्बा, वहाँ आए वो पब्लिक मीटिंग हम लोगों ने रखी, वहाँ आए। उसमें पहली बार उन्होंने कहा कि जो देश में माहौल है, तो मैं देख रहा हूँ क्षितिज पर ये 1942 की जो क्रांति हुई थी, उस तरह की छटा दिख रही है। यानी पूरे देश में एक आंदोलन उस प्रकार का क्रांतिकारी होगा। तो हम लोग को उस समय लगा था भाई तो जेपी को दिख रहा है, हम लोग तो कहीं दिखता नहीं है। लेकिन वो बात धीरे धीरे फैलती गई और लगा कि वो जो उनको दिख रहा था, वो जो क्रांतिकारी होता है उसको कई चीज़ें दिखती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखती हैं। तो वो था, वो माहौल था, लड़कों में वो तड़प थी, लोगों में तड़प थी परिवर्तन की। और उसको जेपी ने जब उकसाया
तो वो खुल करके सामने आए और बिहार अपने कैरेक्टर के अनुसार पूरे बिहार ने उनका साथ दिया। तो वो केवल चुनाव में नहीं, चुनाव हुआ तो इंदिरा जी कांग्रेस को एक भी पार्लियामेंट्री सीट नहीं मिल पाई बिहार और उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये केवल चुनाव की बात नहीं थी। उसके अलावा भी जो कार्यक्रम थे, जैसे जाति तोड़ो, तो जाति तोड़ो में पहले उन्होंने कहा कि जो तुम लोग अपने को ऊंची जाति मान करके जनेऊधारी बनते हो, तो ये एक ढोंग है और तुम ऊंचा कैसे होगा, और ऊंचे हो तो ये उसका घमंड क्यों, तो ये जनेऊ जो है उसको तोड़ के फेंक दो। तो बिहार के देखिए अनुसूचित समाज में भी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब समाज के भी जो नौजवान थे, नौजवान ही नहीं लोग भी, उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ तोड़ करके फेंकना शुरू किया। तो मुझे याद है बेगूसराय फॉरवर्ड लोगों का गढ़ माना जाता था, नहीं भूमिहार जाति है जो चाहेगी वही होगा। तो बेगूसराय से हम लोग जा रहे थे सहरसा ट्रेन में, या सहरसा से लौट रहे थे, जेपी के साथ मैं भी उसमें संयोग से था। तो रात में करीब 12-1 बजे ट्रेन पहुंची तो छात्र जमा थे स्टेशन पर, 1,000-1,500 लोग होंगे। तो जेपी ने 10 मिनट भाषण दिया और जब कहा कि जनेऊ तोड़ के फेंक दो, तो लोग तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे और समझिए कि जनेऊ का जाल जो है ढेर लग गया। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने जनेऊ पहन भी लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो जनेऊ तोड़ के फेंक दिया तो फेंक ही दिया, फिर उसके बाद कभी नहीं पहने। फिर जेपी को लगा कि भाई ये तो आम युवा हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन संगठित हैं कुछ लोग ही जो दल से जुड़े हुए हैं। समाजवादी युवा जनसभा है या विद्यार्थी परिषद है जो जनसंघ से जुड़ा है, जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं युवा जनसभा के लोग, लेकिन अधिकांश छात्र तो किसी संगठन के नहीं, तो इनको कैसे संगठित किया जाए। तो संघर्ष वाहिनी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी संगठन उन्होंने बनाया। उसकी शुरुआत मानी जाती है, ऐसे तो शुरुआत हो ही चुकी थी, लेकिन शुरुआत मानी जाती है 1 जनवरी 1975 से। उसके पहले हम लोग जेपी का संगठन बनाया हुआ था तरुण शांति सेना, तो हम लोग उसमें थे। मैं उस समय तरुण शांति सेना का राष्ट्रीय संयोजक था, तो हम लोग भी पूरी तरह शामिल हो गए। अब ये बात लगती थी कि अपना संगठन ख़त्म करके छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में शामिल हो जाओ, तो हमारे कई साथी इसमें नाग भाव सिकोड़ते थे कि नहीं, जैसे समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी को गांधी जी ने अनुमति दी थी कांग्रेस के अंदर भी तुम रह करके बने रहो, तो वैसे ही तरुण शांति सेना बनी रहे और छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में शामिल हो। लेकिन जेपी ने कहा कि नहीं, वो सब छोड़ो, पुरानी चीज़ें ख़त्म करो, नई चीज़ जो आ रही है उसमें शामिल हो। तो हम लोग पूरी तरह से उसमें शामिल हो गए। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और ये तानाशाही से संघर्ष ख़त्म हुआ, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष वाहिनी फैलाने की बात हुई, तो मैं उसका पहला राष्ट्रीय संयोजक बना। और देश के हर कोने में मैं देखता था कि जेपी के प्रति और वो बिहार आंदोलन के प्रति और संपूर्ण क्रांति के विचार के प्रति युवकों में आकर्षण है। और जहाँ भी मैं बोलता था, भाषण देता था, ये दूसरी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कहते थे हम लोग शामिल होंगे। तो स्थानीय जो लोग थे, जो कैडर था, वो लोग फिर उनका एक संगठन बना लेते थे। तो मैं उसमें संघर्ष वाहिनी में था कि 30 वर्ष की उम्र तक आप संघर्ष वाहिनी में रह सकते हैं। 30 वर्ष आप हो गया तो आप संगठन से अलग हो गए। युवा छात्र युवा संगठन था, तो छात्र युवा संगठन में अब 40 साल के हैं, आप 35 साल के हो गए और युवा संगठन में आप बने हुए हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो मैं 30 साल का हुआ, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया 79 में। लेकिन उस 1.5 साल के काम में ही प्राय हर देश के हर प्रांत में संघर्ष वाहिनी की यूनिट बन गई थी, और कहीं मजबूत कहीं कमज़ोर, लेकिन हर जगह सक्रिय था। खासकर बिहार और महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रांत थे जहाँ अच्छी यूनिट थी।